बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बच्चों। हमने हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था, जिसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को वो वीडियो पसंद आया होगा। आज हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को फिनिश करेंगे और पार्ट नंबर 3 करेंगे। इस पार्ट में क्या क्या करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स यूजेज। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सीबीएसई एंड स्टेट एग्जाम में 101% आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पावर। पावर क्या होता है ना? आप सभी को पता होगा, डेली लाइफ में यूज करते हैं। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक वर्क। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। आपने देखा होगा दो छोटे बच्चे जब आपस में कंपेयर करते, दो पर्सन आपस में कंपेयर करते बोलते हैं मेरे अंदर ज्यादा पावर, उसके अंदर कम पावर है। तो पावर का रिलेशन टाइम के साथ है। जैसे मान लेते हैं दो बच्चे हमारे पास दो बच्चे, एक बच्चा हमारे पास ए है, दूसरा बच्चा बी है। इसको हम बोलते हैं यहाँ से ब्रिक्स उठाकर तुम्हें ए पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट सी पॉइंट से उठाकर डी पॉइंट तुम्हें रखनी है। ठीक है, ये बहुत सारी ब्रिक्स हैं। ओके, यहाँ हमारे पास एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, जिसको हमने क्या टास्क दिया? इन ब्रिक्स को उठाकर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक लेके जाना है। तो ए ने कितना वर्क किया? ए ने क्या इस टास्क को कर दिया 1 आवर में कंप्लीट, और बी ने इस टास्क को क्या कंप्लीट किया 2 आवर में कंप्लीट। काम तो दोनों ने सेम किया है, बट काम किसने फास्ट किया, कितने कम टाइम में किया है, उसको हम बोलेंगे पावर। ओके, समझ में आया सबको? तो पावर का रिलेशन टाइम के साथ। अगर जो बंदा उस सेम टाइम को काम करने में कम टाइम लेता है तो उसको हम बोलेंगे उसका पावर ज्यादा है। तो पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। ओके, समझ में आया? पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर क्या यूनिट है? यूनिट क्या पावर की? पावर की यूनिट है वाट, किलोवाट, वाट, किलोवाट। ये क्या हमारी पावर की यूनिट है। वाट को W लिखते हैं और इसको KW लिखते हैं। ओके, वाट, किलोवाट। यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो 1 किलोवाट होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। अब देखो वाट क्या होता है? वाट मतलब पावर का यूनिट, मतलब जैसे पावर इज इक्वल टू W/T है, तो पावर का यूनिट क्या हो गया? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ डिफाइन भी करेंगे कि 1 वॉट को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल ऑफ वर्क is to be done in 1 सेकेंड। अगर हम किसी 1 जूल का काम को हम 1 सेकेंड में करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसकी पावर कितनी है? 1 वॉट है। ओके, जैसे हमारे घर पे बल्ब रहता है ना, जैसे पुराने टाइम में हमारे बल्ब आते थे 100 वोट के आते थे। कितने के आते थे? 100 वोट के आते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 100 जूल एनर्जी ले रहा है पर सेकेंड। पर सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी ले रहा है, तभी उसकी पावर कितनी है? 100 वाट। आया सबको समझ में? यहाँ तक नोट करो। अब हमारे क्या है? जैसे लास्ट टॉपिक में हमने किया था I इज इक्वल टू क्या होता था? Q/T, और हमारा फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू क्या था? W/Q। अब इन दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पुट करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क। वर्क को क्या लिख सकते हैं? V इंटू वर्क को क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। पुट करो इधर, V इंटू Q अपॉन में टाइम। ओके, अब Q को इधर से क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू T। ओके, I इंटू T। यहां से क्या हो जाएगा? Q का वैल्यू पुट करो, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू I इंटू T अपॉन T। यहां से T से T कैंसिल, तो हमारे पास पावर का नया फार्मूला आ गया। क्या आ गया? पावर इज इक्वल टू VI। ये क्या हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। तो यहां से हमारा पावर का क्या फार्मूला है? पावर इज इक्वल टू VI। ओके,
ये हमारा क्या है, फॉर्मूला नंबर 1। अब फॉर्मूला नंबर 2 बताता हूं आपको, इसको नोट कर लो आप पहले। ओके, सभी को ओम्स लॉ याद होगा। ओम्स लॉ क्या कह रहा था, V IR, V IR। हम यहाँ पुट कर देते हैं, V की जगह पुट क्या करेंगे, IR। हमारा फॉर्मूला नंबर 2 क्या बन गया, V IR, IR into I क्या बन गया, P पावर इक्वल टू I स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। आया सबको समझ में। अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या हमारा, हम इधर से क्या करते हैं, I का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो इक्वेशन नंबर 1 में I की जगह क्या पुट करेंगे, V बाई R। तो पुट करो इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू V का I का वैल्यू क्या है, V बाई R, V बाई R मल्टीप्लाई V। तो हमारे यहां से क्या आ रहा है, V इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। ये तीनों फॉर्मूले क्या है, बार-बार एग्जाम में इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप सभी बच्चों को याद करना है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो पावर का कांसेप्ट क्या है, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डूइंग वर्क, है ना। कि एक इलेक्ट्रिक पावर कितने टाइम में उस काम को कर रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। जैसे हमारे घर में क्या है, बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, हीटर है, क्या कर रहे हैं, ये क्या है, पावर डूइंग अप्लायंसेस है। ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में, जैसे नॉर्मली अब एलईडी के बल्ब आ रहे हैं ना, 10 वॉट के बल्ब आ रहे हैं। इसका 10 वॉट का मतलब क्या हुआ, है ना। अब चाहे 10 वाट के बल्ब आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 10 वाट के बल्ब का मतलब क्या हुआ, है ना। तो 10 वाट का बल्ब क्या बताता है हमें, कि उसकी वो 10 जूल ऑफ वर्क कर रहा है पर सेकंड। एक सेकंड में वो 10 जूल वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और आपको डेफिनेशन लिखनी है तो 1 वाट का डेफिनेशन लिख सकते हैं। The power of appliances said to be 1 watt if appliances do work 1 joule per second. ओके, जैसे 1 वाट इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। किसी भी अप्लायंसेस का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पावर 1 वोल्ट हम तभी बोलेंगे जब वो इंस्ट्रूमेंट 1 जूल वर्क कर रहा है पर सेकंड, या उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है 1 जूल पर सेकंड, तब हम क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक पावर। आप सभी को उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में फ्रिज, कूलर, एसी, सभी क्या है, सभी का आपने देखा उसके ऊपर लिखा है किलोवाट आवर, है ना। ये क्या है, उसका पावर। ओके, तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ये व्हाट विल बी द करंट रन बाय ए बल्ब ऑफ 40 वोल्ट when it is connected with a source of 220 वोल्ट। मतलब हमारे पास एक बल्ब है जिसका पावर कितना है, 40 वोल्ट। ओके, पावर कितना है, 40 वोल्ट, और उससे क्या कितने की सप्लाई से कनेक्ट किया है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है। तो हमारा देखो हमारा फार्मूला क्या है, P इक्वल टू VI, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों फार्मूला को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। इनमें से सिलेक्ट करेंगे कौन सा फार्मूला हमारा काम का, कौन से फार्मूला हमारे, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर R, और पावर इक्वल टू क्या था, V स्क्वायर अपॉन R। हम क्या है, तीनों फॉर्मूला को याद करेंगे। पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R, और पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई I। अब देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया, मतलब P और V दिया हुआ है। तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। पावर कितना है इसका, 40 वोल्ट, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 वोल्ट। ओके, और V का वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट। यहां से पावर इज इक्वल टू V फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर कितना है, 40 वोल्ट। ओके, इज इक्वल टू वोल्टेज 220, करंट I। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 40 अपॉन में 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, करंट इज इक्वल टू 2/11। आया समझ में। तो न्यूमेरिकल क्या इसके बहुत इजी है, कुछ कंफ्यूजिंग से है, बट हमें क्या करना है, इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करना और देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। इसको नोट डाउन करो।
तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, है ना। जैसे मैंने बताया था 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। और 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल पर सेकंड, ओके, 1 जूल पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस किलोवाट आवर को हम क्या करेंगे, जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, अब हम देते हैं 1 किलोवाट आवर, मतलब इसके साथ एच भी लगेगा, एच मतलब आवर, तो हम तो ये रिलेशन निकालेंगे। तो 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वोल्ट, ओके। और 1 आवर मतलब 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। बट हमें तो इसमें चाहिए सेकंड में चाहिए, तो कितना करेंगे, 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 60, तो ये क्या बन गया हमारा, जूल पर सेकंड, है ना, जूल पर सेकंड, ठीक है। कितना बन गया ये, जूल पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 36, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ओके। तो 1 किलोवाट पावर किसका कितना होगा, 10 की पावर जूल पर सेकंड, ओके। इसको हम नॉर्मली बुक में क्या दिया हुआ है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकंड, ओके। आया सब समझ में। ये रिलेशन क्या हमें याद रखना है एग्जाम में बार बार, तो 2019-2021 में ये पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, इसको हमें याद रखना है, ओके। नोट करो इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझने से पहले हम कंसेप्ट समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे हमारे सभी के घरों में क्या होगा, फैन होगा। हम देखते हैं कि फैन कई बार चलने के बाद क्या होगा, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, हम जिसको चार्जिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ देर चार्जिंग करने के बाद वो मोबाइल गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, उसका 100% आउटपुट में मोबाइल के अंदर नहीं जा रहा, कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा फैन हुआ, कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ठीक है, वो क्या हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। जब भी किसी हाई इंस्ट्रूमेंट के अंदर से हम करंट कोई पास होता है, द इंस्ट्रूमेंट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो तुरंत गर्म होना स्टार्ट, कुछ देर बाद 1 आवर 2 आवर बाद क्या हो जाएगा, वो गर्म होना स्टार्ट। क्यों गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या एक रजिस्टेंस है ना। वो अगर रजिस्टेंस नहीं होता तो इंस्ट्रूमेंट गर्म नहीं होता, बट उसके अंदर क्या है, एक रजिस्टेंस है, ठीक है। रजिस्टेंस कुछ देर बाद जब करंट पास होता रहेगा तो उसके अंदर से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक रजिस्टेंस है, वो कई देर तक चार्ज होने के बाद क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आया समझ की। नेक्स्ट क्या हमारा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ने हमें क्या बताया, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो क्या हीट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो जूल्स ने क्या बताया, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is proportional to फॉलोइंग। क्या बताया, प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग, मतलब जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर से, मतलब करंट के स्क्वायर से। मतलब जितना ज़्यादा उसके अंदर करंट लेगा वो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारा एक फैन का और एक रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। अब फैन क्या करता है, कम करंट लेता है ना, उसका पावर कम होता है, और हमारा जो फ्रिज रहता है उसका पावर ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा करंट लेगा वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ओके। मान लो जिस इंस्ट्रूमेंट के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। जैसे हमारे पास पुराने मोबाइल आते थे और अब हमारे पास स्मार्टफोन आ रहे हैं ना। जो पुराने फ़ोन होते थे
वो क्या आते थे, वो जल्दी गर्म हो जाते थे। और जो एज कम्पेयर टू हमारे जो न्यू फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो थोड़ा देर से गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि पुराने फ़ोन में क्या होता था, रजिस्टेंस ज़्यादा पावर का रहता है, ज़्यादा वैल्यू का रहता था। इन फ़ोनों में क्या रहता है, रजिस्टेंस कम वैल्यू का रहता है। तो क्या होगा, रजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट भी प्रोड्यूस क्या होने लग जाएगा, ज़्यादा होने लग जाएगी। सेकंड क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। टी मतलब टाइम, मतलब कितने टाइम तक हमने उसको करंट सप्लाई किया, कितने टाइम तक, है ना। जैसे मान लो कि इंस्ट्रूमेंट हमारा फैन है, हमने उसको जस्ट अभी स्टार्ट किया, बट अभी वो गर्म होना स्टार्ट नहीं होगा। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने फ़ैन को ऑन करके जैसे हम बाहर गए हैं खाना खाने, तो हम घर पे क्या किया, फ़ैन को ऑन रख के छोड़ के चले गए, तो हम आने के बाद देखते हैं क्या वो गर्म मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उसके अंदर हम करंट पास करके रखेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को भी इक्वल करते हैं। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर कोमा इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगर किसी को डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखो आप, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग। नंबर 1, heat produced is directly proportional to square of current. Second number, heat produced in a conductor is directly proportional to resistance of the instrument या resistance of wire. Second क्या है, heat produced in a conductor is directly proportional to amount of time duration for which current is passed. आया सबको समझ में? इसको नोट करो सभी एक बार। देखो अभी हमारा प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है? अच्छा न्यूमेरिकल है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। देखो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, और इसके साथ हमने क्या किया, एक ये हमारा क्या है, आयरन है। ओके ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम। ओके, और बैटरी कितने की है, 250 वोल्ट की। 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। जहाँ कहीं भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड मिलता है इसका मतलब वो बैटरी है, और जहाँ कहीं भी हमें रेजिस्टेंस मिलता है मतलब कोई ना कोई वो इंस्ट्रूमेंट है या वायर है। अब हमें क्या बताना है, करंट बताना है ना। तो रिकॉल करो व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता था, V इज इक्वल टू आई आर। वेरी गुड। तो V का वैल्यू कितना है, 250 वोल्ट, है ना। और I हमें बताना है, रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम। पुट करो तो यहाँ से करंट कितना मिला हमें, 250 अपॉन 500। तो I का वैल्यू कितना हुआ, 0.5, सॉरी 0.5। ओके, करंट कितना एम्पियर है हमारा, 0.5 एम्पियर हमारा करंट हुआ। नेक्स्ट क्या बताना, हीट प्रोड्यूस इन 10 सेकंड। उस इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या किया, 10 सेकंड तक कनेक्ट करके रखा बैटरी के साथ, तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा था, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बताओ। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा। तुम्हारा फार्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हमें हीट तो निकालना है, करंट कितना हमारा, इसको हम क्या ले लेते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। 0.5 क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिखा मैंने। और R कितना है, 500 ओम, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो कितना इजी हो गया सवाल। तो 1/2 का स्क्वायर 4, 500 मल्टीप्लाई 10। अब काटो, 2 2 जा 4, 2 5 जा, है ना, और 2 से गया ये, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यहाँ से कितना है, 1250 जूल। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो 10 सेकंड के अंदर इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये हीट क्या है, ये एक वेस्टेज है ना, अनवांटेड वेस्टेज। हम नहीं चाहते कि हीट प्रोड्यूस हो,
हम जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम यहाँ से दे रहे हैं वो सारा के सारा इस आयरन को वर्क करने में सप्लाई हो, है ना। जितना हम करंट यहाँ से दे रहे हैं उस जैसे करंट 0.5 हम यहाँ से दे रहे हैं, बट 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पूरा इसको नहीं मिल रहा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी से में कन्वर्ट हो रहा है। वो आया समझ में सबको। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बच्चों फिनिश हुआ। हमने इस चैप्टर को, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को 3 पार्ट्स में किया, पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 3 में। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज़ है पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ठीक है। और मैंने इसके अंदर मोस्टली 100% सारे जो भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल वो भी इंक्लूड करे हैं। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया जो थ्योरेटिकल में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका नेक्स्ट सीरीज न्यूमेरिकल के लिए लेके आना चाह रहा हूँ। अगर आप मुझे बच्चे कमेंट में करते हैं कि सर इसके लिए ऊपर एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनाओ जो CBSE में या स्टेट बोर्ड में मोस्ट ऑफ टाइम आते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।